वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 80 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ज़्यादातर टेस्ट जो है वो ऑल सब्जेक्ट के ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे कि 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, फिर 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हो गए, फिर साथ में करंट अफेयर्स के भी। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के, अगर यूपी की करंट अफेयर्स है उसके। ठीक है, ताकि सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएं। तो और कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 टेस्ट की प्रैक्टिस करें, कम से कम 40 प्रश्न हर दिन के कवर करें। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर, इसमें मेनली हिस्ट्री के ही प्रश्न है। ठीक है, हिस्ट्री में भी तीनों हिस्ट्री कवर हो जाएंगी, मिडाइवल, मॉडर्न और एंशिएंट। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ कुछ कालानुक्रम वाला है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्या क्या है ये? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, बेबल योजना, सुभाष चंद्र बोस ने एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया, क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। सुभाष चंद्र बोस ने एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया 1940 में। बेबल योजना तो सभी को पता है, 1945 की, 1945 की। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 का है और क्रिप्स मिशन है 1942 का। तो सबसे पहले तीसरा, उसके बाद चौथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ए है इसका आंसर। मार्च 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के साथ किसी भी राजनीतिक समझौते के विरोध में रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया, जो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की एक संयुक्त पहल थी। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा, जिसका उद्देश्य युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करना था। भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, क्रिप्स मिशन सफल नहीं हुआ भारत में। 1944 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए सीआर फॉर्मूला प्रस्तावित किया। हालांकि लीग की पाकिस्तान की मांग को मौन स्वीकृति देने के कारण यह विवादास्पद रहा, फिर भी गांधी जी ने इसका समर्थन किया। अब आ जाइए, जून 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवेल ने नए संविधान के निर्माण तक अंतिम व्यवस्था के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक रूप से वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है, तो विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मौर्य राज्य ने संगठित आर्थिक गतिविधियों के लिए व्यापारियों और कारीगरों के बीच श्रेणियों को बढ़ावा दिया। श्रेणियों से प्रश्न बनते हैं। गिल्ड। दीदारगंज की पालिश की हुई पत्थर की मूर्ति यक्षिणी मौर्य काल की प्रतिष्ठित मूर्तिकला के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? बिल्कुल यहाँ करेक्ट हैं दोनों के दोनों, तो ए है इसका आंसर। देखिए, मौर्य प्रशासक ने गिल्ड यानी श्रेणियों के गठन को प्रोत्साहित किया। श्रेणियां जो थीं वो व्यापारियों और कारीगरों के संघ थे और आर्थिक संगठन और नगरीय उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दीदारगंज यक्षिणी एक चौड़ीधारी महिला आकृति की पालिश की हुई पत्थर की मूर्ति मौर्य काल का एक प्रतिष्ठित उदाहरण मानी जाती है, जो मौर्यकालीन पत्थर शिल्प कौशल के उच्च कौशल स्तर को दर्शाती है। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गांव वालों को बेगार यानी बलपूर्वक श्रम करने से छूट थी। इसकी न्यायिक प्रणाली ने पहली बार सिविल और आपराधिक कानूनों के बीच स्पष्ट अंतर किया। कौन सा सही है? देखिए, गुप्त काल में गांव वालों को बलपूर्वक श्रम करने से छूट
नहीं दी गई थी। गलत है पहला वाला। गुप्त काल की न्यायिक प्रणाली ने पहली बार सिविल और आपराधिक कानूनों के बीच अंतर स्पष्ट किया। दूसरा वाला सही है। गुप्त काल में भूमि कर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्राथमिक भूमि कर, जिसे बलि के नाम से जाना जाता था, कुल कृषि उपज का 1/4 से 6 भाग तक होता था। इसके अतिरिक्त गुप्त अभिलेखों में 2 नए करों, ऊपरी कर और उद्रग का उल्लेख मिलता है, जो कर प्रणाली के विस्तार का संकेत है। किसानों पर गांव से होकर गुजरने वाली शाही सेना को भोजन और रसद उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों से जबरन श्रम करवाया जाता था, जिसे विष्टि कहा जाता था, याद रखिएगा। तो पहला वाला इनकरेक्ट है। गुप्त काल की न्यायिक व्यवस्था पहले के समय की तुलना में अधिक उन्नत थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून के बीच स्पष्ट अंतर किया गया। सिविल कानून संपत्ति और उत्तराधिकार से संबंधित विवादों से निपटता था, जबकि आपराधिक कानून चोरी और व्यभिचार जैसे अपराधों को शामिल करता था। राजा ब्राह्मणों की सहायता से कानून को बनाए रखने और मामलों का निर्णय करने के लिए जिम्मेदार होता था। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, देख रहे होंगे आप क्वेश्चन। सभी तरह के क्वेश्चन है। एंशिएंट भी चल रही है, साथ साथ में मेडाइवल भी चल रही है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी। जैन धर्म के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। इस धर्म ने अनुयायियों को कृषि करने से हतोत्साहित किया। हतोत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। इस धर्म ने वर्ण व्यवस्था का उतना कड़ा विरोध नहीं किया जितना कड़ा विरोध बौद्ध धर्म ने किया। कौन सा सही है इसमें? देखिए, बिल्कुल जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को कृषि करने से हतोत्साहित ही किया। ठीक है, क्योंकि वो मानते थे कि इससे पशुओं पर अत्याचार होगा। ठीक है, कृषि में जो पशुओं का उपयोग होता है उससे अत्याचार होगा, और जो वो अहिंसक थे प्रवृत्ति में, ठीक है, तो हिंसा बढ़ेगी तो अहिंसा के विपरीत जाएंगे वो। और इस धर्म ने वर्ण व्यवस्था का उतना कड़ा विरोध नहीं किया जितना बौद्ध धर्म ने किया। ये भी ठीक है। जैन धर्म का मानना है कि व्यक्ति जिस वर्ण में भी जन्म लेता है वो उसके पुराने कर्मों का फल होता है। तो दोनों के दोनों सही हैं। जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को कृषि करने से हतोत्साहित किया, क्योंकि इससे जीवों को नुकसान पहुंचता था और यह अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत था। इसलिए बौद्ध धर्म के विपरीत इसने वर्ण व्यवस्था की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की। जैन धर्म ने इसे उतनी तीव्रता से अस्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप जैन समुदाय धीरे धीरे व्यापार और व्यापारिक व्यवसायों की ओर आकर्षित हुए, जिन्हें उनके नैतिक नियमों के अधिक अनुकूल माना गया। ठीक है, महावीर के अनुसार किसी व्यक्ति का उच्च या निम्न वर्ण में जन्म लेना उसके पूर्व जन्मों के कर्मों अर्थात पापों और पुण्य द्वारा निर्धारित होता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किसे अमीर तुजुक कहा जाता था? मुख्य न्यायाधीश को, राजस्व संग्रहकर्ता को, प्रांत के गवर्नर को, या समारोह संचालक? दिल्ली सल्तनत के दौरान अमीर तुजुक है समारोह संचालक। देखिए, सत्ता में आने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी के अधीन काम किया था। सत्ता के संघर्ष में जलालुद्दीन का समर्थन करने के पुरस्कार के रूप में अलाउद्दीन को अमीर तुजुक नियुक्त किया गया था, जिसका अर्थ है समारोह का संचालक। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम पेमेंट है। ठीक है, ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके। इस पद पर सुल्तान के दरबार में दरबारी अनुष्ठानों, शाही प्रोटोकॉल और औपचारिक कार्यों का प्रबंधन शामिल था। बी करेक्ट है। चलिए, कुछ कृतियां हैं और उनके लेखक से इसको सुमेलित कर दीजिए। तारीख फिरोज शाही, फवैद उल फुवाद, तूतीनामा, खजैन उल फतू। बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। खजैन उल फतू अमीर खुसरो की रचना है। तूतीनामा जिया नक्शवी की रचना है।
फवैदुल फुआद अमीर हसन निजामी की रचना और तारीख फिरोज शाही तो सबको पता होगा। जियाउद्दीन बर्नी लेखक हैं। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में है ये, तो इसका आंसर सी हो जाता है। 4-1-2-3। तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, फवैदुल फुआद के अमीर हसन सिज्जी, तूतीनामा के जिया नक्शवी और खजैनुल फुतू अमीर खुसरो। अब आ जाइए दिल्ली की वास्तुकला के संदर्भ में प्रश्न है। लाल बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर की सजावट। इस काल की इमारतों पर प्लास्टर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग सामान्यतः किया जाता था। प्रारंभिक मध्यकालीन इमारतों में प्रयुक्त प्रमुख मेहराब का आकार गोलाकार था क्या? गोलाकार नहीं था, नोकदार था, क्योंकि पहला दूसरा करेक्ट है यहाँ पर। जहाँ जहाँ थर्ड है उसको एलिमिनेट करिए, चूंकि दूसरा भी सही है तो डी भी नहीं होगा, ए होगा। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला 1206 से 1526 भारतीय और इस्लामिक शैलियों का एक अनूठा मिश्रण थी, जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है। इसमें मेहराब यानी आर्च, गुंबद यानी डोम और मीनारों के साथ लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और ज्यामितीय नक्काशी और सुलेख का प्रमुख उपयोग किया गया। कुतुब मीनार हो गई, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन इसके प्रमुख उदाहरण है। प्रारंभिक मध्यकालीन वास्तुकला में प्रयुक्त प्रमुख मेहराब आर्च नुकीला था। यह नुकीला नुकीली मेहराबदार शैली इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पहचान थी। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पहला दूसरा ही सही है। देखिए, इस काल में दीवारों और सतहों पर प्लास्टर करने के लिए जिप्सम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह चिकना होता था और इसे लगाना आसान होता था। हालांकि चूने के प्लास्टर का उपयोग पहले से ही होता था, लेकिन आमतौर पर इसका उपयोग पानी से जुड़ी विशिष्ट संरचनाओं जैसे कि छतों, नालियों और नहरों में रिसाव को रोकने के लिए किया जाता था। दूसरा करेक्ट है। निर्माण सामग्री में लाल बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर की सजावट है, पहला वाला करेक्ट है। सजावट दीवारों पर अरबी सुलेख, कुरान की आयतें और ज्यामिति पैटर्न भी है। मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला में परिपक्व प्रकृतिवादी शैली प्रतिबिंबित होती थी। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर के काल को स्वर्णयुग कहा जाता है चित्रकला का, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का। एक ही मुगल चित्रकला पर प्रायः कई कलाकार मिलकर कार्य करते थे। यह भी करेक्ट है। दोनों के दोनों सही हैं, तो बी है इसका आंसर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने उच्च स्तर की प्रकृतिवादिता प्राप्त की। यह चित्रकलाओं की पृष्ठभूमि में प्रकृति के परिपक्व चित्रण जैसे कि वृक्ष के चित्र, पक्षी के, नदियों के और झरनों के चित्र बनाए जाते थे। जहांगीर ने यथार्थवादी चित्रण और परिष्कृत विवरण पर भी जोर दिया, जिससे यह काल प्रकृतिवादी कलात्मक विकास की पहचान बन गया। और इस युग की मुगल चित्रकलाएं प्रायः सहयोगात्मक कृतियां होती थीं, जिनमें 2 या 4 चित्रकार एक ही कृति में योगदान करते थे। इस टीम आधारित प्रयास ने विशेषज्ञों को आकृतियों, पृष्ठभूमि और सीमाओं जैसे विशिष्ट पहलुओं पर कार्य करने का अवसर दिया, जिससे सटीकता और कलात्मक समृद्धि दोनों में वृद्धि हुई। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। मुगल सम्राट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ा गया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध हुए, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। ठीक बात है, दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं। प्लासी का युद्ध जून 1757 को आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ा गया था। आलमगीर द्वितीय ने 1754 से 1758 तक शासन किया था।
शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने 1759 से 1806 तक शासन किया था, अपने शासनकाल में दो प्रमुख घटनाओं के साक्षी रहे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 और बैटल ऑफ बक्सर 1764। दोनों ही लड़ाइयों ने मुगल राजनीतिक सत्ता के पतन और ब्रिटिश प्रभाव के उदय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। दोनों में अंग्रेज जीत गए। बहराम जी मालावारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। महिलाओं के लिए विवाह की आयु को विनियमित करने के लिए सम्मति आयु अधिनियम पारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह 1908 में स्थापित सामाजिक सुधार संगठन सेवा सदन के संस्थापकों में से एक थे क्या? बहराम जी मालावारी, शॉर्ट में BM मालावारी। बिल्कुल दोनों के दोनों ठीक हैं ये। सेवा सदन की स्थापना 1908 में एक प्रमुख पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालावारी ने दीवान दयाराम गिदुमल के साथ मिलकर की थी। दूसरा करेक्ट है। सेवा सदन मुख्य रूप से समाज द्वारा परित्यक्त, शोषित और बेसहारा महिलाओं की सेवा करता था। यह उन्हें शिक्षा, चिकित्सा और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करता था और सभी जातियों की महिलाओं के लिए खुला था, जिससे यह अपने समय की एक अग्रणी समावेशी सामाजिक संस्था बन गई। बहराम जी मालावारी बाल विवाह के मुखर आलोचक और हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। उनके अथक सुधार प्रयासों ने सहमति आयु अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु को विनियमित करना था। चलिए, भारतीय सामाजिक सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से की थी। इसने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। दोनों के दोनों ठीक हैं, ये बी है इसका आंसर। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना MG रानडे और रघुनाथ राव ने की थी और इसका पहला अधिवेशन 1887 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हुआ। इसे अक्सर कांग्रेस की सामाजिक सुधार शाखा माना जाता था। सम्मेलन ने प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिससे लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध प्रतिज्ञा लेने और अंतर्जातीय विवाह, बहुविवाह और कुलीनवाद के विरोध जैसे अन्य सामाजिक सुधारों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दूसरा वाला भी करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में सजा दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय संघ, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 1885, मद्रास महाजन सभा 1884, पूना सार्वजनिक सभा और बचा है भारतीय राष्ट्रीय संघ 1867 और ये है पूना सार्वजनिक सभा 1876। यही बनता है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। है किसी में? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ए इसका आंसर। गलती हो गई क्या? देखिए, मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, पूना सार्वजनिक सभा 1867 और भारतीय राष्ट्रीय संघ 1876। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। हाँ, ये बन गया। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। बी है इसका आंसर। पूना सार्वजनिक सभा, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ पूना सार्वजनिक सभा
1876 तो सबसे पहले आना चाहिए ना। हाँ, सबसे पहले आया है। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा 1867। भारतीय राष्ट्रीय संघ, हाँ ठीक है, 1876 किया था लास्ट में अपने पहले वाले को। मद्रास महाजन सभा 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं इनको। देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में, यानी उस तालिका में सबसे पहले महादेव गोविंद रानडे और अन्य लोगों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थ निकाय के रूप में काम करना और संवाद के माध्यम से उदारवादी सुधारों की वकालत करना था। जो कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन था, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन या भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने की थी। यह इंडियन लीग का उत्तराधिकारी बना और बंगाल में उभरते युवा राष्ट्रवादियों का प्रतिनिधित्व करता था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को एक साधा राजनीतिक मंच पर एकजुट करना था। मद्रास महाजन सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1884 में M.B. राघवाचारी, B. सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू ने की थी। इसके बाद करें बात 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और K.T. तेलंग जैसे प्रमुख नेताओं द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भारतीयों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करना और संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा देना था। तो भी करेक्ट होगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी। सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड भी इसको बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसने सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित कर दी। मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई और मराठों सहित कई समुदायों को पृथक निर्वाचिका प्रदान की गई। देखिए, इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित। इसने गलत हो जाता है पहला, दूसरा वाला सही है। सी है इसका आंसर। देखिए, सांप्रदायिक पंचायत 1932 का है ये। इसके प्रावधान देखें तो मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपीय लोगों, दलित वर्गों, महिलाओं और यहाँ तक कि मराठों सहित कई समुदायों को अलग अलग निर्वाचिकाएं दी गईं। ठीक है। दलित वर्गों को दोहरे वोट का अधिकार भी दिया गया, एक वोट अपने पृथक निर्वाचक क्षेत्र के लिए और दूसरा सामान्य निर्वाचक क्षेत्र के लिए वो डाल सकते थे। जो स्टेटमेंट गलत हुआ, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटों का आरक्षण लागू किया गया। मजदूरों, जमींदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के लिए विशेष सीट आवंटन भी किया गया, जो प्रतिनिधित्व के सामाजिक आर्थिक आधार को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहा और अपने भाग्य का फैसला खुद करने के अधिकार के अपमान के रूप में देखा? किसको कहा था श्वेत कमीशन? साइमन कमीशन को। इसका विरोध किया था सभी भारतीयों ने, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। साथ के साथ भारतीयों ने साइमन कमीशन 1928 का मुख्य रूप से इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के श्वेत सदस्य थे, यानी अश्वेत थे वो। भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा और इसे अपने भाग्य का फैसला खुद करने के अधिकार के अपमान के रूप में देखा। 15वां प्रश्न है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का मुख्य रूप से किन संगठनों ने कड़ा विरोध किया? जमींदार और शिक्षित मध्यम वर्गीय संगठनों ने, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने, बंगाल लैंड होल्डर एसोसिएशन ने? सभी ने किया था, डी है इसका आंसर। देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वदेशी आंदोलन के समर्थकों और स्थायी बंगाली संगठनों ने कड़ा विरोध किया।
इसमें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल लैंड होल्डर एसोसिएशन, सुदेश बांधव समिति और नरमपंथी नेताओं जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जनसभा और बहिष्कार के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किए गए। स्थानीय बंगाली संगठन की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और बंगाल लैंड होल्डर एसोसिएशन जैसे जमींदार और शिक्षित मध्यम वर्गीय संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। सांस्कृतिक समूहों की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य कलाकारों ने अमार सोनार बांग्ला जैसे गीतों और कला के माध्यम से विभाजन का विरोध किया और इन सभी विरोध के कारण 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए 16वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में परिवार और विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस काल में परिवार संरचना आमतौर पर एकल थी, जिसमें सीमित सदस्य एक साथ रहते थे। यहीं एलिमिनेट कर देता हूँ इसको, एकल नहीं थी, संयुक्त थी, कई परिवार एक साथ रहते थे। विवाह समूहों को विनियमित करने के लिए गोत्र संस्था की शुरुआत की गई थी, ये ठीक है। दूसरा, जब बहु विवाह प्रथा विद्यमान थी तब एकल विवाह ही सामाजिक आदर्श था, ठीक बात। तो पहला तो सही होगा नहीं, जहाँ जहाँ एक है उसको हटाइए, दूसरा और तीसरा केवल बी आंसर। देखिए, उत्तर वैदिक समाज में पारिवारिक इकाई की संरचना में बदलाव देखा गया। पारंपरिक परिवार एक संयुक्त परिवार संरचना में विस्तारित हो गया, जिसमें अक्सर 3 या 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। तो पहला वाला गलत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा और अहिर क्षेत्र में चूल्हों की पंक्तियों जैसे पुरातात्विक खोजें सामूहिक खाना पकाने के ठोस साक्ष्य प्रदान करती हैं। ठीक है, सामूहिक खाना पकाने के ठोस साक्ष्य इस तरह की बड़ी पारंपरिक इकाइयों के अस्तित्व का समर्थन करती हैं। और इस काल में गोत्र संस्था का भी उदय हुआ। यह एक ही पूर्व से वंशानुक्रम में विश्वास पर आधारित थी और इसने एक ही गोत्र में विवाह को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे वैवाहिक संबंधों को विनियमित किया गया। दूसरा करेक्ट है। विवाह प्रथाओं के संदर्भ में यद्यपि बहु विवाह प्रचलित था, एकल विवाह को सामाजिक आदर्श माना जाता था, जो अपवादों के बावजूद एक से एक वैवाहिक संबंधों को प्राथमिकता दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जो ऋग्वैदिक आर्यों के बर्तन थे, प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों के बर्तन थे मिट्टी के, वो कैसे थे? गेरुए रंग के बर्तन, चित्रित ग्रे बर्तन, उत्तरी काले पालिश बर्तन या काले और लाल बर्तन? जो प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों के बर्तन थे वो गेरू रंग के बर्तन थे, ये आंसर। प्रारंभिक वैदिक काल में गेरू रंग के बर्तन प्रचलित थे और यह अपने लाल या गेरू रंग के लिए विशिष्ट थे। यह आमतौर पर उत्तरी भारत में इंडो आर्यन उपस्थिति के प्रारंभिक चरणों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद समय थोड़ा आगे बढ़ेगा और उत्तर वैदिक काल की बात होगी। मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है क्या? चित्रित ग्रे बर्तन, ये उत्तर वैदिक काल के बर्तन थे और इसका प्रयोग वैदिक युग के बाद के चरण में किया गया। इसके बाद उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन आए। यह बहुत बाद के काल, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आता है और शहरी केंद्रों और महाजनपदों के उदय से जुड़ा हुआ है। इसके बाद काले और लाल बर्तन आ गए। यह कई क्षेत्रों और समय अवधियों में पाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें प्रारंभिक वैदिक आर्यों से नहीं जोड़ा जाता। इसलिए प्रारंभिक वैदिक आर्यों से जुड़े बर्तनों के लिए गेरू रंग के बर्तन हैं, तो अपना वो आंसर सही है। चलिए, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? परूषणी तो रावी है, सतुद्री सतलज है, चिनाब नदी है अस्किनी, वितस्ता झेलम है। चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी था। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों के ऊपरी हिमालय में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। इसे चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु की सहायक नदी है। यह पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर बहती है। सिंधु जल संधि की शर्तों के अनुसार चिनाब नदी का जल भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। अन्य नदियां, रावी नदी का प्राचीन नाम परूषणी, सतलज नदी का सुतुद्री, झेलम का वितस्ता।
चलिए, भारत में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के संदर्भ में सही कथन है। इसमें 10 मंडलों में व्यवस्थित 1028 सूक्त हैं। ऋग्वैदिक वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के दूसरे मंडल में लिखा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटाइए, पहला दूसरा केवल। तो ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। वैदिक संस्कृत में लिखा गया है और इसे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। प्रत्येक मंडल में स्त्रोत हैं जो विशिष्ट देवी देवताओं जैसे कि अग्नि, इंद्र और सोम को समर्पित हैं। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। यह देवता सावित्री को समर्पित है, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है, विशेष रूप से श्लोक 3.62.10 में, न कि दूसरे में। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। चलिए, 20 प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी ऋग्वेद से संबंधित है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र देवता को समर्पित हैं क्या? और पौधों और मादक पेय के देवता सोम थे क्या? बिल्कुल, ये ठीक है दोनों के दोनों। देखिए, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें ऋग्वेद में पुरंदर के रूप में जाना जाता है। 255 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। दूसरे और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि और वरुण थे। पौधों और मादक पेय के देवता सोम थे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो इसमें 20 प्रश्न में हमने हिस्ट्री कवर की। हिस्ट्री में भी तीनों हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तो सबसे पहले चले जाएं तो प्राचीन भारत भी। इसके बाद पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।